मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो चैप्टर 7 है, मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन जो एक संस्मरण के रूप में हमारे सामने महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत किया है। इस पाठ के अंतर्गत महादेवी वर्मा ने जब वो पढ़ती थी उस समय के वहाँ के जो सहपाठी थे, छात्रावास का क्या रोल था, किस तरह का छात्रावास रहता था, इन सब बातों का वर्णन उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से किया है। साथ ही उन्होंने अपने सामाजिक दायित्व और स्वतंत्रता आंदोलन में जो किए गए प्रयत्न हैं, क्या क्या प्रयत्न किए गए या क्या क्या चीज संघर्ष उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, महादेवी वर्मा इनकी लेखिका है। पहले भी पढ़ा है हमने महादेवी वर्मा के बारे में, याद है? 9th क्लास। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो महादेवी वर्मा का और कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा था, कोई बता सकता है? याद है किसी को कोई एक दो चैप्टर के नाम? बताइए। चैप्टर हमने गिल्लू पढ़ा था, याद है? गिलहरी, गिल्लू गिलहरी के नाम से था। नो मैम, हमारे नहीं आया। नहीं याद है? महादेवी वर्मा के हमने काफी सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बोलती कि लेखक का नाम हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे तो इजीली समझ पाओगे। इसमें पाठ परिचय दे रखा है। चलिए देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। फर्रुखाबाद जगह के नाम है, फर्रुखाबाद शहर में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया गया। एक पहले के समय में क्या होता था कि स्त्रियों के जो पढ़ने लिखने पर ज़्यादा विश्वास नहीं दिखा जाता था, वो सोचते हैं कि स्त्रियों का काम केवल घर को संभालना ही मात्र ही होता है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा, लेकिन उन्होंने लड़कियों के शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं और निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। गद्य मतलब जो गेय हैं, गाने योग्य रचनाएं हैं, वो भी लिखी हैं, और जिसमें रेखा चित्र का संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, संस्कृति की रेखाएं और पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। तो उनकी जो जन्म की डेट थी वो तो थी कितने, 1907 में, और मृत्यु थी 1987 में। ठीक है, ये इनकी लेखिका परिचय है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो मेरे बचपन की यादें, मेरे बचपन के दिन हैं, कि जब एक संस्मरण के रूप में है। संस्मरण का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीज़ें हमको याद रहती है, हमारे जैसे आपके साथ में जीवन में कई घटनाएं होती हैं जिन्हें हम आगे तक याद रखते हैं, है ना, और उनको अपने शब्दों में लिख करके लोगों तक पहुंचाते हैं एक साहित्य के रूप में। तो इसी प्रकार से महादेवी ने भी अपने बचपन के दिन के माध्यम से हम लोगों के पास उस चीजों को पहुंचाया है। क्लियर है यहाँ तक? बचपन की संस्कृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। देखिए, स्मृतियों का मतलब क्या होता है? स्मृतियों का मतलब, स्मृतियां मतलब क्या होता है? स्मृतियों का मतलब होता है यादें। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो हम याद तो हमें बहुत कुछ रहता है, लेकिन जो बचपन की याद होती है वो कभी हम भूल नहीं पाते। बड़े होने के बाद से बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो बचपन की कुछ चीज़ें होती हैं
जिन्हें हमें भूल पाना असंभव होता है। तो यहाँ पर महादेवी का कहना है कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब समझते हो, किसी चीज को अपनी ओर खींच लेना। ठीक है, मान लीजिए आप जब प्रेप क्लास में थे, नर्सरी में थे, आपकी फर्स्ट टीचर अगर आपको याद होगी, आपका स्कूल का पहला दिन हमें कभी याद हो जाता है, कभी स्कूल में कुछ हमारे संग ऐसा हुआ होता है जिसमें हम बहुत खुश हुए या बहुत दुखी हुए। इस तरह की कोई भी घटना हमारे जीवन में या घर में या परिवार में होती है तो उसे हम चाह करके भी नहीं भुला पाते और वो अपनी ओर हमेशा हमको आकर्षित करती है। कभी कभी लगता है कि जैसे सपने में सब देखा होगा। वो बचपन की बातें जो होती है, इसे अगर आप बिल्कुल अपने ऊपर लेके रखोगे तो देखो समझ में बहुत जल्दी आएगा कि यानी कि जब कभी हमें ऐसा लगता है कि सपने जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत ही बदल जाती हैं। ऐसा लगता है कि जो हम जो पुरानी बातें हमको याद करते हैं तो ऐसा लगता है शायद हमने वो कोई सपने में वो चीज़ देखी है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद हुई मैं अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई और मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। देखिए, इस एक लाइन से हमें पता पड़ता है कि जब पहले के समय में जो स्त्रियों को क्या होता था कि जैसे ही पता चलता है कि स्त्री का जन्म हुआ है, उन्हें मार दिया करते थे। इतनी यातनाएं दी जाती थी, यानी उस स्त्री को भी बुरा भला कहा जाता था जो एक पुत्री को जन्म देती है। जैसे ही पता चला कि पूछा जाता था कि क्या हुआ, पुत्री हुई, उसी समय उसको ले जाकर के मार दिया जाता था। यहाँ तक कि कई बार तो जिस खाट बोलते हैं जिस पे लेटते हैं सोते हैं, गांव में देखा होगा जिसको और क्या बोलते हैं, जो रस्सियों से बनी होती है, माचा, जिसको आपने शब्द अगर सुना होगा तो सुना है नो मैम, खाट सुना है ना, खाट सुना है। तो उसी खाट के पाए के नीचे उस बच्ची को रख करके बैठ जाते थे और वो वहीं मर जाती थी। तो इतनी यातनाएं दी जाती थी कि उसको जाकर के इसी जंगल में फेंक आते थे कि लड़की का जन्म, हाँ पुत्र का जन्म होता था तो बहुत जोर शोर से जश्न मनाया जाता था। लेकिन स्त्रियों के प्रति हमेशा भावना ऐसी ही रही है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कह रही हैं कि अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न, पीढ़ियाँ समझते ना, जैसे पहले आपके परदादा, फिर दादा, फिर आप पापा, फिर आपके आगे आने वाली पीढ़ियाँ। तो इस तरह से कई पीढ़ियों के बाद में हमारे यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ। और वो कन्या कौन थी? कौन थी वो कन्या? महादेवी वर्मा। ठीक है। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई भी लड़की नहीं थी। सोचिए 200 वर्ष किसे कहते हैं? 200 वर्ष, है ना। इतने लंबे अंतराल में जब उनके पास कोई लड़की नहीं थी और फिर जब सहसा महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो वो सिंपल सी बात है कि वो बहुत लाडली होनी ही है। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। परम धाम का मतलब क्या होता है? यानी उन्हें मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की और हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरे बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और हिंदी का तो कोई वातावरण ही नहीं था। इस वाक्य से हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो परिवार, देखिए एक तो ये बात समझ में आ गया ना, ऊपर की बात तो उसको समझाने की जरूरत थोड़ा है कि दुर्गा पूजा की तिथि और कुल देवी को प्रसन्न करके जब उनके घर में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो उन्हें वही सब यातनाएं, वो सब प्रताड़नाएं नहीं सहनी पड़ी जो एक लड़की को उस समय में सहनी पड़ती हैं। तो वो सबकी लाडली भी रही थी और उनकी काफी खातिरदारी भी होने लगी थी और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते। बाबा कौन है यहाँ पर? बाबा मतलब दादाजी। उनके दादाजी को कौन सी भाषा का ज्ञान था? एक फारसी और उर्दू भाषा का। और उनके पिता को किसकी कौन सी भाषा का ज्ञान था? अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। तो जो महादेवी वर्मा ने लिखा वो क्या लिखा? हिंदी में। लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा कह रही है कि हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था। या तो उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग होता था घर में
और या फिर अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई और उनकी माता क्या बोलती थी, हिंदी भाषा का प्रयोग करती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र की कहानियाँ आपने सुनी होंगी, है ना, बहुत अच्छी शिक्षावर्धक कहानियाँ होती हैं, उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। बाबा कहते हैं कि इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी का मतलब कौन होता है, क्या है विदुषी का मतलब? बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे। पढ़ाई में देखिए एक शब्द होता है विद्वान। विद्वान का अगर मैं लिंग चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, विदुषी। विद्वान तो करते हैं जो किसके लिए कहा जाता है, पुरुष जाति के लिए कहा जाएगा विद्वान और स्त्री जाति के लिए कहा जाएगा विदुषी। ठीक है, ये उसका लिंग परिवर्तन है। विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ही ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने और संस्कृत भी पढ़ी। हिंदी भाषा का भी उन्होंने को ज्ञान हुआ और इसके साथ साथ संस्कृत भाषा का भी। वे ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन मेरे वश की नहीं थी। मतलब होता है ना कि आप लोगों को भी किसी सब्जेक्ट को बहुत, किसी को इंग्लिश बहुत पसंद है, किसी को हिंदी बहुत पसंद है, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो सभी को अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये नहीं था कि मैं फारसी या उर्दू सीखूं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और मेरे बस की बात भी नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा, मौलवी को जानते, मौलवी किसे कहते हैं, क्या होता है मौलवी? 9th क्लास बताइए। हाँ ना तो बोला कीजिए बेटा, पता है या नहीं पता है? नहीं पता मैम। मौलवी का मतलब होता है जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में जो भी काम करवाए जाते हैं पंडित के द्वारा करवाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में जो ये कार्य किए जाते हैं एक मौलवी के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि जो भी उनके इन चीज़ों को काम करने वाले लोग होते हैं वो मौलवी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक तरह से पंडित शब्द से हम समझ पाएंगे। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना बेटा, बता देना मुझे। देखा तो बस दूसरे दिन में मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। यानी उनको लगा कि अगर मौलवी साहब आए हैं तो हमें किसकी शिक्षा देंगे, उर्दू भाषा सिखाएंगे, वो हमें उर्दू भाषा सिखाने के लिए ही आए हैं। और दूसरे तो उनको देख करके वो चारपाई के नीचे छिप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने और फिर बाद में उनको पढ़ाने के लिए पंडित जी को बुलाया गया जो उनको संस्कृत का ज्ञान देने वाले थे। माँ थोड़ी सी संस्कृत जानती थी और गीता में उन्हें विशेष रुचि भी थी। रुचि का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती और संस्कृत सुनती थी। उनके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया। किसको रख दिया? मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल जो होते हैं ना, जहाँ पे आपको फादर और नन लोग पढ़ाते हैं, वो मिशनरी स्कूल। तो मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था। अब वहाँ का जो वातावरण था थोड़ा सा डिफरेंट था। बेटा 7th चैप्टर चल रहा है जो लेट एडमिट हो रहा है इसमें। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था और प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे कॉस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। 5वां दर्जे का मतलब होता है 5th क्लास में एडमिशन लेना। यानी कि देखो अभी आपका स्कूल का वातावरण अलग है, लेकिन अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में जाओगे तो वहाँ का वातावरण आपको एकदम अलग लगेगा। तो वहाँ पे उन्होंने अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं किया, तो उनको दूसरे स्कूल में, कॉलेज में उनका एडमिशन करवा दिया गया और वो वहाँ पर उन्हें 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय इस हिंदू लड़कियाँ भी थी और ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था। मैस का मतलब समझते हो क्या होता है? जहाँ पर खाना बनता है, खाना खिलाया जाता है। उस मैस में प्याज तक भी नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। छात्रावास समझते हो क्या होते हैं? हॉस्टल। ठीक है, तो उस हॉस्टल में एक कमरे में 4 स्टूडेंट रहा करते थे।
उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सुना हुआ है? बताइए। 9th क्लास, जवाब तो दिया करें। साइलेंट रहते हो तो ऐसा लगता है कि शायद आप हो ही नहीं ग्रुप में। किसका नाम? सुभद्रा कुमारी चौहान। नो मैम। बोरिंग लग रहा है क्या? इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या? नो मैम, पता नहीं है। पता नहीं है तो जवाब दो, लगना रेस्पॉन्स दिया करो बेटा। क्लास में मैम आपके लिए इतनी एनर्जीज लगा करके बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है, आप एकदम साइलेंट, तो वो तो फिर एक ऐसा हो गया, बोरिंग सा लगना ही है। आप उसमें इंटरेस्ट लिया करो क्लास में। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के भी हमने जो है हिंदी भाषा में काफ़ी उन्होंने साहित्य लिखा है और उनकी काफ़ी हमने गद्य भाग को ज़्यादा पढ़ा है। तो सुभद्रा कुमारी भी जैसे महादेवी वर्मा है वैसे ही सुभद्रा कुमारी भी हैं, ठीक है। वो भी साहित्य में उनकी रुचि है और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। उनकी कविताएं वगैरह पढ़ने को आपको मिलेंगी। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि उनमें पहली साथिन, यानी एक हॉस्टल का कमरा है जिसके अंतर्गत 4 स्टूडेंट रहते हैं। अब 4 में जो फर्स्ट नंबर पे उन्होंने नाम लिया सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो, जब क्वेश्चन आते हैं ना तब ये चीज़ें आपको उस समय ध्यान रहेगी, पढ़ोगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा, लर्न करने में इजी हो जाएगा। तो एक का उस हॉस्टल में से जो एक थी वो उस बच्ची का नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविताएं लिखती थी और मैं बचपन से तुक मिलाती आई हूँ। तुक मिलाना समझते हो क्या होता है? तुकबंदी। जैसे बैठे बैठे आपने कुछ एक कविता की तरह कुछ बना दिया, बातों बातों में बना दिया, है ना, तो उसको बोलते हैं हम तुकबंदी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, क्योंकि महादेवी वर्मा का जो घर का वातावरण था, उन्होंने बताया कि माँ को संस्कृत और हिंदी भाषा में रुचि थी और जो है श्लोक मतलब पढ़ती थी, वो गीता भी पढ़ती थी। तो गीता में जो पद है वो संस्कृत भाषा में है और गेय पद हैं, दोहे हैं, चौपाई हैं। तो उनको जब वो गुनगुनाती थी तो महादेवी वर्मा को भी उसी तरह की आदत हो गई थी। इसीलिए यहाँ पे क्या क्या कहा है कि बचपन से ही माँ लिखती थी और वे पद भी गाती थी, तो उनकी भी रुचि इसमें होने लगी। देखो, हमारे घर का जैसा वातावरण होगा ना वैसे ही हमारे संस्कार बनते जाएंगे। आपको हम टीचर्स कितना भी सिखाएं, घर स्कूल में कुछ भी सिखाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव आप किसी टीचर से प्रभावित हो सकती हैं कि हाँ, वो मुझे टीचर ये पसंद है, उनका पढ़ाने का ढंग ये अच्छा लगता है, उनका ये तरीका मुझे अच्छा लगता है, तो आप उनसे सीख तो रही हैं, आपके मन में वो जिंदगी भर रहेगा। कल को आप बहुत बड़े हो जाओगे तब भी आपके रहेगा कि नहीं, हमारी वो एक टीचर थी, वो मुझे बहुत पसंद थी, हमारे एक वो टीचर है वो बहुत पसंद थे, वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते। तो आप उनको देख करके आपके मन से उस चीज़ को निकाल तो नहीं पाओगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे हमारे परिवार का अवश्य पड़ता है। जैसे आपके घर का माहौल होगा वैसे आपके संस्कार होंगे। आप लोगों को हम लोग जब देखते हैं, मिलते हैं, आपका बातचीत करते हैं, तो हमें उससे क्या पता चलता है कि आपका घर का वातावरण कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो चीज़ मेन जो चीज़ सीखने की होती है वो अपने माता पिता से ही बच्चा सीखता है। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे सुबह उठ करके, जैसे आपकी भी मम्मा सुबह उठते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, तो वो भगवान की कोई ना कोई आरती या कोई भजन गुनगुनाती रहती होगी। तो जब वो बार बार गुनगुनाती उसी भजन को रिपीट करती रहती है और आप उसमें इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे, लेकिन कानों में जब सुन रहे हो, लेकिन आने वाले समय में जब आप उनकी उम्र में होगे तो वैसा की ही वैसा आप करने लगोगे। इसी तरह से जो बॉयज़ हैं वो अपने पापा को देखते हैं, अगर बिजनेसमैन हैं या घर में उनका माहौल कैसा है, वो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक वैसा ही ट्रीट अपने वो जो बॉयज़ हैं वो आगे जाके भविष्य में अपने परिवार के साथ करेंगे। तो यानी कि हमारे जीवन में परिवार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वही चीज़ आप अभी चाहे नज़रअंदाज करते हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उम्र के साथ, आप में वो सारी चीज़ें जो आप अभी आपके माता पिता में देख रहे हो वही चीज़ आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा का कहना है कि सवेरे वो जब गाती थी तो उसमें एक भजन बताया, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। यानी डेली वो एक ही गाना भजन गुनगुनाती थी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। प्रभाती गाती थी। प्रभाती का मतलब सुबह के समय जो
ईश्वर का जो गान होता है उसे बोलते हैं। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी, सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। देखिए पहले उनके प्रभाव मैंने भी बताया था कि पहला प्रभाव तो हमारा परिवार के साथ पड़ता है कि हमारा कैसा परिवार है, हमारे माता पिता कैसे हैं, घर का माहौल कैसा है, पूजा पाठ का है, लड़ाई झगड़े का है, घर में जिस तरह से चलता है वैसा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। और दूसरा प्रभाव हमारे जीवन पे किसका पड़ता है, हमारे साथ में रहने वाले मित्रों का। हमारे जैसे दोस्त होंगे वैसा ही हम आगे, क्योंकि हम हर समय धीरे धीरे क्या होता है परिवार को छोड़ने लग जाते हैं, दोस्तों के प्रति मुड़ने लग जाते हैं। मेरे दोस्त ने ऐसे किया, मेरे दोस्त के घर ऐसा होता है, मेरे दोस्त ये कह रहा था, मेरा दोस्त ये लेकर आया, मेरी फ्रेंड ने ऐसे बोला, मेरी फ्रेंड ऐसे पहनती है, मेरी फ्रेंड ऐसे बैठती है, वो ये नहीं चीज। तो हमारा दूसरा प्रभाव पड़ता है हमारा मित्रों के साथ। अब उनका या आपके साथ जो क्लासमेट्स हैं उनका प्रभाव। तो यहाँ पर सुभद्रा ये महादेवी वर्मा का कहना है कि उनके कक्ष में जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो कड़ी भाषा में लिखती थी, और माता का भी उन्होंने जो गए पर जो बचपन से सुनती आई है, तो दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण उन्होंने किसमें, महादेवी वर्मा में देखा। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, इसीलिए महादेवी वर्मा को भी लिखने की आदत हो गई। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपाकर लिखती थी, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आपके सामने कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है तो आप सोचोगे अरे मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई मजाक बनाएगा, लोग हंसेंगे, तो आप छुप छुप के उस काम को करें। तो वो बोल रही थी कि मैं उसको छुप छुप के लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? देख करके उन्होंने देख लिया होगा, कभी एक ही कक्ष में रहती थी, कि महादेवी तुम कविता लिखती हो। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी किसने प्रश्न पूछा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किससे पूछा, महादेवी वर्मा से। तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। क्या नहीं होता है, जैसे टीचर हैं, मान लीजिए क्लास में हैं, आपको ड्राइंग का शौक है, मैम पढ़ा रही है लेकिन आप सुन तो रहे हो, लेकिन आपको ड्राइंग में उस समय कोई इमेजिनेशन ऐसी आ गई दिमाग में, आपने ड्राइंग करना शुरू कर दिया और टीचर ने राउंड लेते लेते आपसे कहते अरे तुम ड्राइंग बना रही हो, तो आप उसको फटाक से छुपा लोगे और कॉपी को बंद कर दोगे, बोले नो मैम हम नहीं बना रही, है ना। लेकिन टीचर ने आपको देख लिया। ठीक ऐसे ही वो कविता लिख रही थी और उन्होंने पूछा तुम कविता लिखती हो? उन्होंने कहा नहीं, डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा, क्योंकि वो बहुत कुछ लिखते थे तो उनको खोजने पर मिल गया। उसमें से तब जैसे ही किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे ही उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है ना। तो मान लीजिए आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आपको ड्राइंग करते हुए मैंने देखा, तो आपको मैं लेकर के जाऊँ कि देखो कितनी अच्छी इसने बच्ची ने ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। फिर धीरे धीरे जब देखो मित्रता किन दो लोगों में होती है, मित्रता उन दो लोगों में होती है जिनकी विचार मिलते हैं, भावनाएं मिलती हैं, सोच विचार मिलते हैं, काम करने का तरीका मिलता है, तो वही दो लोग दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आप मेरे से बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, क्लास में बहुत सारे बच्चे, लेकिन हर एक दूसरे का फ्रेंड नहीं होगा, लेकिन जिन दो लोगों के विचार आपस में मिलते हैं वो आपस में बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग हो जाती है ना। सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, पढ़ने का तरीका, ये जो भी कुछ है उसको तो उसको जैसे दोनों का इंटरेस्ट सेम हो गया तो उन दोनों में मित्रता हो गई। कॉस्मेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे और जब लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। लोगों को इंटरेस्ट था खेलने में, लेकिन उन लोगों को था जैसे कि कोई कविता की तुक बंदी वो लोग करते थे। बेटा एक बार टाइम देख लीजिए। मैम 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 2 मिनट एक्स्ट्रा। चलिए पेज नंबर ये जो है यहाँ से हम कल करेंगे, पेज नंबर 71। ओके ओके मैम।